प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामीबिया पहुंचने पर गर्मजोशी से हुआ स्वागत। द्विपक्षीय सहयोग पर होगी चर्चा। ब्राजील के साथ 6 क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति, मिला सर्वोच्च सम्मान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज से 2 दिवसीय झारखंड दौरा। रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। विकास और आंतरिक सुरक्षा पर मंथन की संभावना। विकास के मुद्दे पर भाजपा और झामुमो के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज। प्रफुल्लनाथ शाहदेव बोले, राज्य को केंद्र की ओर से मिल रहा भरपूर सहयोग। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, राज्य को मिले हक। और बाबा बैद्यनाथ के भक्तों के लिए भारतीय रेल द्वारा 2 श्रावणी स्पेशल ट्रेनों की सौगात। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और पूर्व सीएम रघुवर दास ने जताया आभार। श्रद्धालुओं की यात्रा होगी सुगम। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नामीबिया यात्रा की खबर से। 5 देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले नामीबिया पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। 27 वर्षों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह नामीबिया दौरा है। अपने बीच प्रधानमंत्री को पाकर प्रवासी भारतीयों का जोश देखते ही बना। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को दोनों देशों के रिश्तों के लिए अहम माना जा रहा है। तीस वर्षों में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री नामीबिया की यात्रा पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार और सहयोग के नए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश को बढ़ाना है। चीतों और दुर्लभ खनिजों के लिए मशहूर नामीबिया भारत का पुराना मित्र रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की ये महज राजनीतिक यात्रा नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की नींव है। ऊर्जा, खनिज, टेक्नोलॉजी, रक्षा और पीपल टू पीपल कनेक्ट को और मजबूत करने की दिशा में प्रधानमंत्री की ये यात्रा बेहद अहम है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील में थे। इस दौरान दोनों देशों के बीच 6 समझौते हुए। प्रधानमंत्री को वहां के सर्वोच्च सम्मान से भी नवाजा गया। भारत और ब्राजील का संबंध उस वक्त एक ऐतिहासिक पल का गवाह बना जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया यह सम्मान 57 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्राजील यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को और गहरा करने वाला रहा। राष्ट्रपति जी द्वारा मुझे ब्राजील के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित किया जाना मेरे लिए ही नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के लिए भी अत्यंत गर्व और भावुकता का पल है। मैं इसके लिए उनका, ब्राजील सरकार और ब्राजील के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
इससे पहले पिछले दिनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिनिदाद टोबैगो में वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद टोबैगो और घाना में वहां के राष्ट्रीय अवार्ड द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया। मैं इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। यह सम्मान मैं हमारे युवाओं की आकांक्षाओं को, उनके उज्जवल भविष्य को, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं को और भारत गाना के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित करता हूं। इससे पहले पिछले महीने ही साइप्रस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिड्स ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस से सम्मानित किया। ये साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान है। इससे पहले अप्रैल के महीने में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान उन्हें वहां के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान प्रदान किया था। किसी विदेशी नेता को दिया जाने वाला श्रीलंका का ये सर्वोच्च सम्मान था। इस अवार्ड से किसी भारतीय नेता को पहली बार सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री को अब तक विदेशों में 26 शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं। अलग अलग देश अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर ग्लोबल लीडर के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका को सम्मानित करते रहे हैं। पिछले साल जुलाई में पीएम को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया। पीएम मोदी द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नेता हैं। नवंबर 2024 में नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर प्रदान किया। प्रशस्ति पत्र में कहा गया है कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। पीएम 56 वर्षों में पहले ऐसे विदेशी नेता रहे जिन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया। उसी माह गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने पीएम को देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया। ये ऑर्डर विकासशील देशों के अधिकारों की रक्षा और वैश्विक समुदाय के लिए असाधारण सेवा के लिए दिया गया। उसी दिन पीएम को डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने अपने देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार सौंपा। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर कोविड-19 महामारी के दौरान मदद और रिश्तों की मजबूती में योगदान के लिए दिया गया। दिसंबर 2024 में कुवैत ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। कुवैत के अमीर मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा ने प्रधानमंत्री को द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया। अब तक चुनिंदा वैश्विक नेताओं को ही ये अवार्ड मिला है। इस साल भी प्रधानमंत्री को ग्लोबल अवार्ड से नवाजे जाने का सिलसिला जारी है। पिछले दिनों बारबाडोस ने प्रधानमंत्री को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस दिया। वहां की राष्ट्रपति ने यह पुरस्कार प्रदान किया, जिसे प्रधानमंत्री की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने प्राप्त किया। इसी वर्ष 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में प्रधानमंत्री को वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल ने प्रधानमंत्री को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन प्रदान किया। किसी भारतीय को पहली बार ये सम्मान प्राप्त हुआ है। इन अवार्ड्स और ग्लोबल लीडर के तौर पर शोहरत के पीछे सबसे बड़ी वजह है प्रधानमंत्री का विजन, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण और शांति संवाद का विजन। संघर्ष ही नहीं, पर्यावरण संकट और आतंकवाद जैसी वैश्विक चुनौतियों को लेकर भी प्रधानमंत्री का संदेश साफ है। समाधान के लिए सब साथ आएं, मिलकर प्रयास करें। आधुनिक तकनीक हो या विकास की डगर, प्रधानमंत्री ग्लोबल साउथ सहित सबको साथ लेकर आगे बढ़ने पर बार बार बल देते रहे हैं। यही वो दृष्टिकोण है जिसे पूरी दुनिया न केवल सम्मान से देखती है, बल्कि इससे मानवता का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने में भी मदद मिल रही है। बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के झारखंड दौरे की। रांची में कल पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी। इस बैठक में झारखंड के अलावा बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी और विजय चौधरी भी शामिल होंगे। इस दौरान विकास और आंतरिक सुरक्षा पर मंथन होगा। श्री शाह आज शाम रांची पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री के झारखंड दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम देखे जा रहे हैं। यातायात व्यवस्था में भी फेरबदल किया गया है।
रांची में प्रस्तावित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक के मद्देनजर विकास के मुद्दे पर भाजपा और झामुमो के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने कहा है कि राज्य के सर्वांगीण विकास को लेकर केंद्र सरकार सतत प्रयत्नशील है। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा झारखंड को विकास तथा जन कल्याण के लिए पर्याप्त सहयोग दिया जा रहा है। खनन क्षेत्र में रॉयल्टी और जीएसटी के माध्यम से झारखंड को उसका उचित हिस्सा दिया जा रहा है। श्री शाहदेव ने कहा कि झामुमो के नेतृत्व में राज्य की गठबंधन सरकार अपनी 6 वर्षों की असफलता छिपाने के लिए केंद्र सरकार पर अनर्गल आरोप लगा रही है। उन्होंने जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी राज्य सरकार को घेरा। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि राज्य के तेज विकास के लिए केंद्र से सहयोग अपेक्षित है और राज्य को उसका हक मिलना चाहिए। उन्होंने भरोसा जताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस दिशा में अपेक्षित सहयोग करेंगे। रांची में कल पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने एचईसी के पुनरुद्धार का मुद्दा भी उठाया। वक्त में मदर ऑफ इंडस्ट्रीज कहा जाता था। इन 11 वर्षों में 2014 के बाद एचईसी की क्या स्थिति हुई है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और विडंबना यह है कि 2014 के बाद केंद्र का कोई भी हेवी इंडस्ट्री मंत्री ने, जिसको हम कहते हैं भारी उद्योग मंत्रालय का, कोई भी दायित्व प्राप्त मंत्री यहां का दौरा नहीं किए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 11 जुलाई को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में राज्य के विकास और जन कल्याण से संबंधित प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। मुख्यमंत्री के रांची से बाहर रहने की वजह से काफी लंबे समय से राज्य कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण और जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन की गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में हार्ट सर्जरी हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल अस्पताल पहुंचकर उनका कुशलक्षेम जाना। मुख्यमंत्री ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस मौके पर विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद थीं। पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के स्वास्थ्य में सुधार जारी है। कल भी कई लोगों ने दिल्ली में इलाजरत दिशोम गुरु के स्वास्थ्य का हालचाल जाना। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर शिबू सोरेन के स्वास्थ्य की जानकारी ली। ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि गुरु जी के स्वास्थ्य में निरंतर सुधार हो रहा है। राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में लगातार पहल हो रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि रांची सदर अस्पताल में एक केंद्रीय रेडियोलॉजी हब स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसे केंद्र से राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों को डिजिटल रूप से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि इस पहल का सीधा लाभ दूर दराज और संसाधन विहीन क्षेत्र में रहने वाले मरीजों को मिलेगा। हब में कार्यरत रेडियोलॉजिस्ट एक्सरे, सिटी स्कैन और एमआरआई की रिपोर्ट का अध्ययन कर संबंधित क्षेत्र और रोगियों को उसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने कल राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर राज्य की शैक्षणिक समस्याओं की ओर उनका ध्यान आकृष्ट कराया। प्रदेश मंत्री मनोज सोरेन के नेतृत्व में इस प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लिए राज्यपाल से पहल का आग्रह किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मौसमी पॉल और क्षेत्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर याज्ञवल्क्य शुक्ल भी मौजूद रहे। केंद्र सरकार ने डिजिटलाइजेशन के जरिए जीवन को सुगम बनाने के उद्देश्य से 10 वर्ष पहले डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत की। इन 10 वर्षों में देशवासियों ने डिजिटल माध्यमों का प्रयोग कर कई कीर्तिमान गढ़े हैं और जीवन को आसान बनाया है। दुमका के शहरी और ग्रामीण इलाकों के लोग भी डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल कर जीवन को गति दे रहे हैं। एक रिपोर्ट। दुमका जिले में हर वर्ग के लोग डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर अपने जीवन को सुखद बना रहे हैं। चाहे बाजार में सब्जी बेचने वाले व्यापारी हों या फिर खरीदारी करने वाले ग्राहक, सभी आर्थिक लेन देन के लिए ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेन देन में कोई दिक्कत नहीं होता, पैसा कौड़ी खुला का फटाफट देते हैं ग्राहक को। बहुत तरह का फायदा है हम लोग फायदा होता है
कि खुचरा का दिक्कत नहीं होता है, 10 रुपया 20 रुपया चिल्लर देने में दिक्कत नहीं होता है। वो लोग को UPI में दे देते हैं, वो लोग आराम से ले लेता है, चोरी चमारी नहीं होता है, चिंता ही नहीं होता है, नोट जल गया फट गया बहाना नहीं होता है, यही सब फायदा हो जाता है। डिजिटल इंडिया अभियान से स्वास्थ्य क्षेत्र में कई बदलाव आए हैं, जिसका लाभ मरीजों को भी मिल रहा है। फूलोजानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल के केंद्र अधीक्षक अजय कुमार चौधरी ने कहा कि डिजिटलाइजेशन से अस्पताल का सारा काम पेपरलेस हो गया है। यहाँ पे बहुत सारे पहले हम लोग भीड़ में लगना पड़ता था, लाइन लगना पड़ता था, और जब से ये डिजिटल ऑनलाइन जब से स्टार्ट हुआ है आभा ऐप करके, तो हम लोग अपने मोबाइल में ही वो ऐप मतलब डाउनलोड करके और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं और डायरेक्टली पर्ची कटा लेते हैं। इस तरह से योजना है, ये पेपरलेस बनाने का जो है योजना है, जिसमें कि मरीज को अपना पोथा नहीं रखना पड़े, उसके मोबाइल में हर तरह की जानकारी जो है रहेगी, उसके इलाज से संबंधित, उसका व्यक्तिगत माने हेल्थ डाटा क्या है वो सब मोबाइल में सुरक्षित रहेगा। डिजिटलाइजेशन का बड़ा लाभ बैंकिंग सेवाएं और सामान्य सेवाओं में हुआ है। बैंक के अधिकांश काम डिजिटल हो गए हैं और अब मोबाइल पर ही बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध हैं। वहीं कई तरह के प्रमाण पत्र ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से आसानी से मिनटों में बनकर तैयार हो जा रहे हैं। फ़ायदे तो अनेक हैं, लेकिन बैंकिंग चैनल के माध्यम से जो हम नटसेल में बोल सकते हैं, सब्सिडी की योजनाएं जो भी गवर्नमेंट की है वो डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से बेनिफिशियरी के अकाउंट में आ गए। इसमें बीच का विलुप्त हो गया, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट बेनिफिशियरी को मिल रहे हैं, 100% बेनिफिशियरी को मिल रहे हैं। ये गवर्नमेंट की बहुत ही उत्तम चैनल रही। पहला फ़ायदा है कि सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत हम लोगों को सरकारी दफ्तर का चक्कर नहीं काटना पड़ता है। डिजिटल सेवा ने जहां एक ओर शिक्षा जगत को आसान बना दिया है, वहीं दूसरी ओर इससे उद्यमिता को भी बढ़ावा मिला है। संथाल प्रज्ञा महाविद्यालय में अधिकांश काम ऑनलाइन मोड पर हो रहे हैं। वहीं डिजिटलाइजेशन से कई लोगों को स्वरोजगार के अवसर मिले हैं। डिजिटलाइजेशन होने का प्रभाव बहुत ही असरकारी हुआ है। डिजिटलाइजेशन होने से अब क्या है कि दीक्षा जैसे कई ऐप आ गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी कभी कभी कोरोना काल से हम लोग का शुरू हुआ और हम लोग ऑनलाइन क्लास वगैरह सब मॉनिटर करते हैं। और ये अभी हमारे यहाँ डिजिटलाइजेशन का प्रभाव है कि पेपरलेस सारा काम हो रहा है। ऐसे डिजिटल होने से तो लाभ अच्छा ही है, लेकिन हम लोग जो जानता है उसके लिए ठीक है, पैसा माने चिंता विंता होता नहीं है, सब वो सब ठीक है, लेकिन जो नहीं जानता उसके लिए तो दिक्कत है। तो उसके लिए तो कुछ करना चाहिए सरकार को, गांव-गांव में जाके इसका लिए कुछ शिक्षा होना चाहिए। और क्या, ऐसे सब ठीक है, पैसा का तो दिक्कत नहीं होता है, पैसा खुचरा नहीं होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से एक दशक में डिजिटल सेवा से जुड़कर देश ने काफी प्रगति की है। चाहे वह शिक्षा, स्वास्थ्य या सामान्य जीवन शैली की बात हो, या फिर सड़क परिवहन या रक्षा क्षेत्र की, देशवासी डिजिटल तकनीकों का प्रयोग कर नित नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए दुमका से गौतम कुमार की रिपोर्ट। और अब बाबा भोलेनाथ के भक्तों के लिए एक अच्छी खबर। बाबा भोलेनाथ के भक्तों के लिए खुशखबरी है। रेलवे ने रांची रेल मंडल से 2 जोड़ी श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का निर्णय लिया है। रांची भागलपुर रांची साप्ताहिक श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन 10 जुलाई से 11 अगस्त तक प्रत्येक रविवार, मंगलवार और गुरुवार को परिचालित होगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने परिचालन की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि स्पेशल ट्रेनों के परिचालन से श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं को सुविधा होगी। इधर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने कहा कि झारखंड के शिव भक्तों के लिए यह बड़ी सौगात है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों पत्र लिखकर विशेष ट्रेन चलाने का रेल मंत्रालय से आग्रह किया था, जिसे मंजूर कर लिया गया है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और दक्षिण पूर्व रेलवे के अधिकारियों के प्रति आभार जताया है।
दुमका के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में 11 जुलाई से भव्य श्रावणी मेले का आयोजन होने जा रहा है। मेले की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इधर मेले को लेकर फूलधरिया भी काफी उत्सुक हैं, क्योंकि इस दौरान फूल की मांग काफी अधिक बढ़ जाती है और फूलधरियों को अच्छा मुनाफा होता है। दुमका के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम श्रावणी मेला महोत्सव का शिव भक्तों और कारोबारियों को लंबे समय से इंतजार रहता है। यहाँ पूरे साल फूल बेचे जाते हैं, लेकिन फूलधरियों को सावन मास का बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि इस दौरान फूलों की बिक्री काफी बढ़ जाती है। सावन में जो दुकानदारी जो करते हैं, वो जो सावन में जो फूल जो आता है वो सब बाहर से आता है, सब बेचने के लिए लाता है, उससे हम लोग खरीद करके बेचते हैं। पेड़ लगाए हैं 10-12 करके, घर घर के पास पेड़ है, वहाँ से लाते हैं और कुछ भी खरीदते हैं। बगल में बस्ती में मिलता है गेंदा फूल, वहाँ से भी, कलकत्ता से भी आता है यहाँ। बासुकीनाथ मंदिर के आसपास के गांव के किसान दशकों से फूलों की खेती कर रहे हैं। फूलों का कारोबार करने वालों की यहाँ पूरी बस्ती ही है, जिसे फुलधियार टोला कहा जाता है। फूल उत्पादक रमाकांत मरीक ने कहा कि मंदिर के लिए फूलों की खेती उनका कारोबार है, यही उनकी आजीविका का साधन भी है। हम फूल का खेती करते हैं, बाबा को यहाँ चढ़ता है और वो आता है फुलधरिया लोग, उसको हम थोड़ा बहुत देते हैं, उसी से रोजी रोटी चलता है। बासुकीनाथ धाम के पंडाओं की माने तो करीब 30 गांव के लोगों का रोजगार बाबा बासुकीनाथ मंदिर की बदौलत चलता है। छोटे बड़े कारोबार से हजारों परिवार का भरण पोषण होता है। इनमें फूल के कारोबार का विशेष महत्व है। लोकल पब्लिक जो है पंडा फुलधरिया, बाबा बासु की कृपा से सबका रोजी रोटी चलता है और बाबा की कृपा से सभी का आनंद रहते हैं और बाहरी आदमी आने वाले को भी बाबा आनंद रखते हैं। सब तरह रोजगार होते हैं, फूल वाले हैं, सब्जी वाले हैं, होटल वाले हैं, बधी माला वाले हैं, पेड़ा वाले हैं, दाना वाले हैं, सब तरह के रोजगार होते हैं। विशेषकर सावन का पावन महीना बाबा बासुकीनाथ के दरबार में भक्त लोग आते हैं। भक्त लोगों से एक ही गुजारिश है, आप लोग श्रद्धापूर्वक आएं और प्रेम से बाबा का दर्शन करें। बासुकीनाथ धाम में सावन माह में हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पूजा अर्चना करने आते हैं। पूजा में सभी फूल का उपयोग करते हैं, जो न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि फूलधरियों के जीवन यापन का सबसे बड़ा साधन बन गया है। डीडी न्यूज के लिए दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। सर्वजन पेंशन योजना के तहत रांची जिले में पेंशनधारियों को जुलाई महीने की पेंशन राशि का भुगतान कर दिया गया है। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर करीब 2,37,000 लाभुकों के खाते में पेंशन की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में हस्तांतरित की गई। इस योजना के तहत लाभुकों को 1,000 रुपये प्रति महीने दिया जाता है। उपायुक्त ने बताया कि वैसे लाभुक जिन्हें किसी कारणवश पेंशन राशि नहीं मिली है, वे इसकी जानकारी जिला प्रशासन को दे सकते हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। कोडरमा के बेकोबार दक्षिण पंचायत भवन में वित्त मंत्रालय के निर्देश पर जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का संचालन सीएफएल और नोडल बैंक केनरा के द्वारा किया गया। मौके पर कोडरमा के एलडीएम बिमलकांत झा ने बैंकिंग एवं बीमा सेवा की जानकारी ग्रामीणों को दी। कोडरमा में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए कपड़ा और किताब दान कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जो 19 जुलाई तक चलेगा। इन शिविरों में पहुंचकर कपड़े और किताबें दान किए जा सकते हैं। धनबाद में प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी नियाज अहमद ने जनता दरबार के माध्यम से लोगों की फरियाद सुनी। इस दौरान कई तरह के मामले सामने आए। प्रभारी कल्याण पदाधिकारी ने समस्याओं के निष्पादन के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। पलामू की उपायुक्त ने फर्जी वेबसाइटों से फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने पर कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने लोगों से फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहने की अपील करते हुए कहा कि सिर्फ सीआरएस पोर्टल से ही जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाएं। राज्य के आकांक्षी जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम बोकारो पहुंची। इस दौरान टीम ने एफसीआई डिपो, पीईजी गोदाम और जन वितरण प्रणाली की जांच की।
बोकारो के उपायुक्त अजय नाथ झा ने जिले के सेक्टर 11 तेलमंचो में सड़क का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भतुआ गांव स्थित जल जमाव वाले क्षेत्र का जायजा लिया। मौके पर उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से संवाद किया और कहा कि जल्द ही इस क्षेत्र का विकास किया जाएगा। कोडरमा की उपायुक्त ऋतुराज ने प्रखंड एवं अंचल कार्यालय चंदवारा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन, कार्यालय की उपस्थिति पंजी और आम जनता को प्रदान की जा रही सेवाओं की गहन समीक्षा की। बोकारो में अवैध बालू उत्खनन के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। डीएमओ ने टीम के साथ अवैध उत्खनन स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान यह पाया गया कि 2 लाख घन फीट से अधिक बालू उत्खनन किया गया है। आगे बढ़ेंगे, रुक कर लेते मौसम का। राज्य में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी खूंटी, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश का पूर्वानुमान है, जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि राहत की बात यह है कि चक्रवातीय प्रवाह के उत्तरी छत्तीसगढ़ की ओर से बढ़ने से झारखंड में यह थोड़ा कमजोर हुआ है। 10 और 11 जुलाई को बारिश में थोड़ी कमी आ सकती है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD News रांची, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामीबिया पहुंचने पर गर्मजोशी से हुआ स्वागत। द्विपक्षीय सहयोग पर होगी चर्चा। ब्राजील के साथ 6 क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति, मिला सर्वोच्च सम्मान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज से 2 दिवसीय झारखंड दौरा। रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। विकास और आंतरिक सुरक्षा पर मंथन की संभावना। विकास के मुद्दे पर भाजपा और झामुमो के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज। प्रतुल नाथ शाहदेव बोले, राज्य को केंद्र की ओर से मिल रहा भरपूर सहयोग। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, राज्य को मिले हक। और बाबा बैद्यनाथ के भक्तों के लिए भारतीय रेल द्वारा 2 श्रावणी स्पेशल ट्रेनों की सौगात। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और पूर्व सीएम रघुवर दास ने जताया आभार। श्रद्धालुओं की यात्रा होगी सुगम।